through question hour, through 0 hour, through parliamentary discussions, through short notices, है ना, through NCM, no confidence motion, through censor motion, through budget, executive पे स्टार क्वेश्चन, नॉन स्टार्ट अनस्टार्ट क्वेश्चंस। उसी तरीके से एग्जीक्यूटिव आपका जो है पार्लियामेंट में भी ध्यान रखता है, उस पर भी नजर रखता है। कैसे रखता है? चेक्स एंड बैलेंस कैसे रखता है एग्जीक्यूटिव? क्या? ठीक है, बहुत सही पॉइंट। अपॉइंटमेंट करता है, उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो भी आपका अपॉइंटमेंट्स हो रहा है पार्लियामेंट में। तो एक तरीके से पार्लियामेंट तो हम देखते हैं कि सब चेक बैलेंस रखता है, लेकिन जुडिशियरी पर कोई चेक्स एंड बैलेंसेस इसी आइडिया को रख करके कि भाई जुडिशियरी पे कोई चेक्स एंड बैलेंस, क्योंकि जुडिशियरी तो सब पे चेक्स एंड बैलेंसेस रख रहा है थ्रू जुडिशियल रिव्यू, थ्रू जुडिशियल एक्टिविज्म, है ना, थ्रू एट टाइम्स जुडिशियल ओवररीच भी करता है कई बार, है ना। थीम समझ रहा है, आइडिया समझ रहा है, पर जुडिशियरी पे कोई नजर नहीं रख रहा है, इसीलिए एक एनजैक आना चाहिए। पर फिर आप उसको ऐसे काउंटर कर सकते हैं कि भाई जुडिशियरी का इंडिपेंडेंट होना जरूरी है, बिकॉज जहां जहां एग्जीक्यूटिव अंदर गया है, ट्रिब्यूनल्स में देखो, जुडिशियरी ट्रिब्यूनल्स में एग्जीक्यूटिव भर के मौजूद है, तो क्या हाल है ट्रिब्यूनल्स का। सीबीआई को देख लो, अपने मनपसंद ऑफिसर्स को बैठाते हैं लोग, डीजीपी वगैरह को सबको मनपसंद, चीफ सेक्रेटरी अपना मनपसंद। तो कहीं ना कहीं जो पार्टिसनशिप होना चाहिए वो नहीं है, नॉन पार्टिसन नहीं होता। बात समझ में आ रहा है? तो ये वाला पॉइंट देकर के आप, और इसी वजह से 2015 में इसने इसको कट डाउन कर दिया था, ठीक है, इसने इसको कट डाउन कर दिया था। तो ये इश्यूज है। कई कई बार होता है कि लैक ऑफ कंसेंसस होता है मेंबर्स के बीच में, लैक ऑफ कंसेंसस होता है, मतलब कंसेंसस नहीं हो तो वो मैटर आगे नहीं जाता है। और ये हम लोग देखते हैं जस्टिस बोबडे के केस में हम लोगों ने देखा था कि जस्टिस बोबडे वाज परहैप्स द फर्स्ट चीफ जस्टिस टू नॉट हैव मेड इवन अ सिंगल रिकमेंडेशन ड्यू टू द लैक ऑफ कंसेंसस अमंग द कॉलेजियम सिस्टम। कई बार मैं जिसको रिकमेंड कर रहा हूं वो सामने वाला जो बंदा कॉलेजियम में वो उसको रिकमेंड नहीं कर रहा है, या मेजोरिटी में नहीं हो रहा है, और ना ये सारी चीजें। तो इस वजह से हम लोग देखते हैं कि देयर इज अ मिसट्रस्ट। तो ये भी एक इश्यू है कॉलेजियम सिस्टम के साथ। अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन, औरतें नहीं है, विमेन। यहां से देखिए, इसी थीम से सवाल बना दिया यूपीएससी ने 2022। विमेन आर नॉट so strongly represented in the judiciary, और ये सब डिले इन जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स, उसमें भी डिले होता है काफी, तो जिसकी वजह से वैकेंसी, एक्सक्लूजन ऑफ द एग्जीक्यूटिव, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फेवरेटिज्म, नेपोटिज्म, अगेंस्ट द प्रिंसिपल्स ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस, सब बात कर लिया हम लोगों ने। चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं फॉलो हो रहा है, बात समझ में आ गई। तो क्लोज डोर मैकेनिज्म्स, ठीक है, और देयर आर नो ऑफिशियल मिनट्स ऑफ कॉलेजियम प्रोसीडिंग्स। इतना 8-10 पॉइंट आप लिखेंगे, इस बार का सवाल बन रहा है इस, ठीक है, आपके पास 8-10 पॉइंट्स होने चाहिए, अच्छे पॉइंट्स डेटा के साथ। तो क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी द वे फॉरवर्ड, क्या होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी और इंडिपेंडेंस के बीच का एक हेल्दी बैलेंस होना चाहिए। अगर आप में से किसी ने गवर्नेंस देखा होगा तो हम लोग देखते हैं कि आरटीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पे आ गया है कि नहीं आ गया है। आरटीआई का जुडिशियरी फॉर हिज ऑफिशियल फंक्शन दैट ही इज कैरिंग फॉरवर्ड, उसमें आरटीआई आ गया। तो एक हेल्दी बैलेंस होना चाहिए आपका इसके उसके बीच, ठीक है। The executive should have a say in appointments, but the composition of JAC यानी judicial appointment should be such that it does not result in compromising the judicial independence। मतलब एक certain proportion में रख सकते हो ताकि उसका भी अपना say हो, बट इतना ना हो कि वो अपने बंदा को बैठा दे, क्योंकि गवर्नमेंट इज द बिगेस्ट लिटिगेंट। अगर तो एग्जीक्यूटिव अपना बंदा बैठाने लगा तो ऐसे ऐसे जजमेंट्स आ जाएंगे। अभी बहुत सारे जो क्रिटिसिज्म भी होता है कई के जजमेंट्स का सुप्रीम कोर्ट का, या अभी आप देखिए गोगोई, जस्टिस गोगोई बन गया आपका राज्यसभा के मेंबर। तो एक तरीके से पब्लिक का जो एक जुडिशियरी पे ट्रस्ट है वो कहीं ना कहीं इंपैक्ट होता है, बिकॉज इतने मेजर जजमेंट्स उन्होंने दिए हैं। क्योंकि गवर्नमेंट कहाँ रुकेगा, गवर्नमेंट को रोकने का एक ही जगह जुडिशियरी, और तो कुछ नहीं है। और तो कहाँ, सब में तो वो अपने बंदे को फिट इन किया हुआ है। जहां कोई अगर डिसेंट है वहां पे ईडी, वहां पे सीबीआई, वहां पे किसी को बोल रहे थ्रॉटल कर दो या किसी को जेल डाल दो।
ऐसे सिचुएशन में जुडिशियरी इज एक्सपेक्टेड टू प्ले अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल, और इसीलिए पुश कर रहा है क्योंकि यहाँ पर उसको रेजिस्टेंस मिल सकता है। तो ये कहना है कि ठीक है, एक हेल्दी बैलेंस, हमेशा एक बैलेंस आंसर लिखिएगा, देयर हैज टू बी अ बैलेंस बिटवीन द इंडिपेंडेंस एंड अकाउंटेबिलिटी। और इसका आप एग्जांपल दीजिएगा कि आरटीआई तो जुडिशरी में वैसे भी इनकॉर्पोरेट हो गया है, ठीक है। जस्टिस, अब क्योंकि डिले है तो आपको टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं, तो मैकेनिज्म वही सारा पॉइंट, एडीआर जो भी होना चाहिए, एस्टैब्लिशमेंट को हम लोग को सोचना चाहिए, जेंडर डाइवर्सिटी होना चाहिए। अभी जो एक आपके जस्टिस बीवी नागा रत्ना, शी इज एक्सपेक्टेड टू बी द फर्स्ट, इंडियाज फर्स्ट चीफ जस्टिस, जो सितंबर 2027 में बनेंगी, ठीक है। तो अब इससे सवाल बनेगा, अभी केशव आनंद भारती का 50वां साल चल रहा है, एक सवाल बनेगा ही, यहाँ 50 ईयर्स बन रहा है, 30 ईयर्स ऑफ आपका पंचायती राज म्यूनिसिपैलिटी, सवाल बन रहा है वहां पर। यूपीएससी को ऐसे प्रेडिक्ट कीजिएगा, केशव आनंद भारती 1973 में आया था, 50 साल होने को है, क्वेश्चन एक बनेगा केशव आनंद बेसिक स्ट्रक्चर से, एक सवाल तो बनना ही बनना है, ठीक है। पंचायती राज आप देख लो 1992, वो भी एक सवाल बन सकता है, 30 ईयर्स ऑफ दैट। अब देखो ये जस्टिस बीवी नागरत्ना, ये इंडिया की पहली चीफ जस्टिस बनने वाली है, जेंडर डाइवर्सिटी पे सवाल ऑलरेडी पूछ दिया। वही कहानी, चेंजिंग द प्रोसीजर, ठीक है। अब टेक्नोलॉजी पे आते हैं, तीसरा थीम, ठीक है। थीम 3, टेक्नोलॉजी का क्या रूल हो सकता है, तो इसका यूजेज देखिए, सवाल व्हाट आर द मेन चैलेंजेस, ये एप्लीकेशन ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। ये वर्ड जब इमर्जिंग टेक्नोलॉजी आएगा ना, तो सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी नहीं, आप यहाँ पे एआई की बात करेंगे, मशीन लर्निंग की बात करेंगे, डेटा एनालिटिक्स की बात करेंगे, ये सब के बारे में बात करेंगे। ये एआई का क्या सिस्टम हो सकता है, जुडिशियल सिस्टम, एंड हाउ कैन दे बी एड्रेस टू इंप्रूव द एफिशिएंसी एंड द फेयरनेस ऑफ द जस्टिस सिस्टम। तो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के बारे में बात कर रहे हैं तो आपको एआई मशीन लर्निंग के बारे में बात करना पड़ेगा। और अगर आपसे टेक्नोलॉजी पूछ रहा है तो टेक्नोलॉजी का जो हम लोग कंप्यूटराइजेशन और ई कोड, उनके बारे में बात करेंगे, वर्चुअल कोर्ट्स, इन सब के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये है कि डिजिटाइजेशन ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, डिजिटाइजेशन, ठीक है। अभी जैसे देखो ई कोड प्रोजेक्ट एम्स टू कंप्यूटराइज, ठीक है, लेकिन अब क्या होता है, एआई का यूज करके कैसे कर सकते हैं, जो वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा है, बड़े बड़े जो फाइल्स है, उसको एनालाइज करना, उसको एनालाइज करके एक पैटर्न बनाना। देखो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में भी एआई का यूज किया जा सकता है, ब्रेन मैप टेस्टिंग हो गया, फिंगरप्रिंट्स हो गया, एआई का यूज करके हम एक बिहेवियर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, और उससे क्या होता है, हमारा इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस फास्टन अप हो जाता है। बात समझ में आ रहा है? तो अगर इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस ना सिर्फ फास्टन अप हो जाता है, वो और ऑब्जेक्टिव हो जाता है, टाइम कम लगता है, डेटा डिजिटाइज हो जाता है, आप कोर्ट, पुलिस सबको इंटीग्रेट कर सकते हैं, आप एआई का इस्तेमाल करके लैंग्वेज को वर्निकुलर लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं, आप असिस्टेंट टूल यूज करके चीजों को तेजी से इस्तेमाल कर सकते हैं, समझ रहे हैं? तो किस तरीके से आप उसका यूज कर रहे हैं, तो एनालाइज वास्ट अमाउंट, और क्या कर रहे हैं, पैटर्न्स आइडेंटिफाई कर रहे हैं, एंड यू आर प्रेडिक्टिंग आउटकम्स। इसका एक एग्जांपल दीजिएगा, ग्लेयरिंग एग्जांपल स्टार मार्क कर दीजिए, जो है सुवास और सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट विधिक अनुवाद सॉफ्टवेयर, ये एआई है, SUVAS, सुवास, यही ट्रांसलेट करके दे देगा, जो भी बंदा है it gets the information translated। और दूसरा है आपका एक सुपेस, सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंस इन कोर्ट एफिशिएंसी। ये दो एग्जांपल आप दीजिएगा एआई में, सुवास एंड सुपेस, इसका एग्जांपल दीजिएगा। तो सुवास क्या है, फॉर कन्वर्जन ऑफ ऑर्डर्स और जजमेंट्स इन वर्निकुलर लैंग्वेज। इफ आई एम अ लॉयर, और फॉर दैट मैटर आई एम एनी लेमैन, एंड आई वांट टू नो अबाउट कि भाई क्या क्या जजमेंट्स रहे हैं पास्ट में, तो मैं इस एआई टूल का इस्तेमाल करके अपने वर्निकुलर लैंग्वेज में आई कैन गेट एन आइडिया अबाउट कि क्या है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इंडिया में हो रहा है, पूरे ग्लोबल इनिशिएटिव्स का भी आप एग्जांपल दे सकते हैं। बहुत जगह ग्लोबल इनिशिएटिव्स में से यूएस में कंपास है, यूके में हार्ट है, ये सब लिख लीजिए, ये एक छोटा सा लिख लीजिए, क्योंकि आजकल जो सवाल पूछ रहा है ना, वो कंपेयर कर रहा है दो कंट्रीज के बीच, इंडिया और यूएस के बीच क्या हो रहा है, इंडिया और यूके के बीच क्या हो रहा है, ठीक है। एस्टोनिया में भी है, मलेशिया में भी है, ये मैं आपको दिलवा दूंगा, वो चीज आपके पास हाथ में रहेगा। चाइना मेक्सिको में भी एक तरीके से, यूएस में कंपास, यूके में हार्ट, ये दो चीज को रखिए, दो चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, इफिशियंसी बढ़ेगा,
जज एनालिटिक्स क्रिएट होगा, ई फाइलिंग में आसानी होगा, यूज ऑफ ई फाइलिंग में आसानी होगा, तो उससे क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स और लिटिगेंट्स को आसानी से फाइल कर पाएंगे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उनको आसानी हो जाएगी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके वो रिकॉर्ड बुक जो भी उनके पास डेटा है उसको सिक्योरली वो लोग रख सकते हैं। और यही नहीं, इंडियन स्टेट ऑफ तेलंगाना इज ऑलरेडी यूजिंग दिस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, इज ऑलरेडी यूजिंग दिस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी लैंड रिकॉर्ड्स के लिए और फ्रॉड्स को प्रिवेंट करने के लिए। क्या होता है ना, आजकल सारा लैंड रिकॉर्ड्स बाहर पब्लिक को अवेलेबल हो जाता है, तो बहुत लोग क्या करता है, गांव वाला ये लोग जो आपके शायद गांव के इर्द गिर्द रहता है, अच्छा उनका बेटा तो रह रहा है दिल्ली में, अब तो आता है नहीं गांव में, पूरा जमीन का खातियान निकालेगा, उस पर किसी आदमी को खड़ा कर देगा और वो केस को, जमीन को अपने नाम भी करवा लेता है। ऐसा भी होता है कई के बार, है ना। तो अब लोगों की पब्लिक डोमेन में आ गई हैं चीजें, तो उसको जो भी मतलब खसरा नंबर या ये सब जो वर्ड्स होते हैं, पता नहीं आप लोगों को पता है कि नहीं, डीडीओ सीओ का काम होता है ये सब लैंड रिकॉर्ड्स को देखना कि हाउ टू गेट द नंबर ऑफ द लैंड, ये चाहिए, उनकी जमीन है तो इस जमीन पे कोई नहीं है इसका देख रेख करने वाला, इस पे हम लोग कब्जा कर लेते हैं, थिंग्स लाइक दैट, या किसी को खड़ा करके उसको अपने नाम करवा ले। तो डेटा का सिक्योर करना और फ्रॉडुलेंस को प्रिवेंट करने के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट इज डूइंग दैट। सो दिस इज हाउ यू कैन मेक यूज ऑफ एआई एंड डेटा एनालिटिक्स। ठीक है, तो चैलेंजेस क्या है, जब भी ऐसे चैलेंजेस आएंगे ना, वही 5-6 पॉइंट को चिपका देना है। पहला पॉइंट क्या है भाई, सेफ डेटा प्रोटेक्शन लॉ इज नॉट देयर इन आवर कंट्री, डेटा प्रिवेसी, बायस हो सकता है, एल्गोरिथम्स क्रिएट होते हैं ना, इससे बायसनेस क्रिएट हो सकता है, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, बहुत सारे लीगल नॉलेज मेरे पास हो सकता है बट आई माइट नॉट बी समबडी हु इज गुड विद टेक्नोलॉजी, है ना, तो दैट बिकम्स अ चैलेंज इवन फॉर द लॉयर्स फॉर दैट मैटर। तो ये भी एक चैलेंज हो सकता है। ठीक है, प्राइवेसी कंसर्न है, ठीक है, कॉस्ट कैपिटल इंटेंसिव है, तो इट्स गोइंग टू बी अ कॉस्टली अफेयर, बजट उतना है नहीं, या जुडिशरी को इतना बजट दे नहीं रहे, तो इट बिकम्स अगेन थिंग। और एथिकल कंसिडरेशन है, इससे सवाल बन सकता है, ये थीम से सवाल बन सकता है कि क्या सवाल बनेगा, व्हाट आर द एथिकल कंसिडरेशंस ऑफ एआई, ये एक थीम बन जाएगा, इससे सवाल पूछ देगा। एथिक्स में पूछ सकता है, आपका जीएस2 में पूछ देगा कि एथिकल कंसिडरेशंस, डू यू थिंक भाई एट द एंड ऑफ इट ऑल यू द जज कैन नॉट बी रिप्लेस्ड बाय अ रोबोट, जज कैन नॉट बी रिप्लेस्ड बाय अ चैटबॉट से तो रिप्लेस हो नहीं सकता। ह्यूमन सेंसिटिविटी भी तो एक चीज होती है, हर चीज कैन नॉट बी ऑन द डॉटेड लाइंस, देयर इज एन एलिमेंट ऑफ एम्पैथी दैट इज आल्सो इन्वॉल्व, प्लस आपका एआई की वजह से जो आपका एक बायसनेस जो क्रिएट हो रहा होता है, दैट कैन बी अ वेरी सिग्निफिकेंट रीजन आल्सो। तो हम लोग देखते हैं इसके एथिकल कंसिडरेशन भी होता है, ह्यूमन एलिमेंट, लैक ऑफ ह्यूमन एलिमेंट या कॉन्शियस नहीं होने की वजह से भी आपका इसका एथिकल एस्पेक्ट्स जुड़ा हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट थीम बन जाता है। देखो आप YouTube अगर आप यूज करते हैं तो जो भी वीडियोस आपके रिकमेंडेशंस में आते हैं वो एक एल्गोरिथम की तरह आपने जो भी देखा या आप जो सोच रहे हैं वो आपको वही वीडियोस फीड कर रहे होते हैं, समझ रहे हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप लेफ्ट विंगर है ना, क्रिटिकल एस्पेक्ट ऑफ द गवर्नमेंट आप देखते हैं, मान लीजिए आपको रवीश कुमार पसंद है तो आपको उन्हीं के वीडियो आ रहे हैं। आप तो राइट विंगर है, आप चाहते हैं कि थोड़ा सा और प्रो गवर्नमेंट न्यूज हो, तो आप थ्रू द मोबाइल डेटा आपको वही सारे वीडियोस बार बार दिखेंगे, जो हो सकता है रिपब्लिक टीवी दे रहा हो या कोई, जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। उससे क्या होता है, हर बार आपको एक ही इंफॉर्मेशन, एक ही न्यूज मिलता है, तो आपका जो एक आइडिया होता है ना किसी पर्टिकुलर व्यू पॉलिसी को लेकर के, वो सीमेंट हो जाता है, बिकॉज इट इज फीडिंग योर लाइक्स एंड डिसलाइक्स। तो एक एल्गोरिथम क्रिएट होता है, तो यू आर नॉट टू कीन ऑन लुकिंग एट द अदर एस्पेक्ट ऑफ द स्टोरी, तो आपके अंदर कहीं ना कहीं जो अदर वर्जन ऑफ अ स्टोरी है ना, उसके प्रति बायस क्रिएट हो जाता है। बात समझ रहे हैं, मतलब अगर मैं एक ही तरीके का न्यूज बार बार सुन रहा हूं, अगर आप कोई भी क्रिटिकल बात सुनेंगे आप उसको चेंज कर देंगे, आपके पास वो आएगा ही नहीं, आपकी फीडबैक सिस्टम। फार्मर प्रोटेस्ट होकर आपको देखना ही नहीं है, आपको दूसरा वर्जन देखना है, भाई ये फार्मर नहीं है, ये खालिस्तानी। गेटिंग द पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ऐसे जो भी वर्जन क्रिएट करना होता है, डेमागोगी जिसको कहते हैं या व्हाट अबाउटरी कहते हैं, जो भी है, देखिए एआई में ऐसा हो सकता है कि जो एआई के पास, आपके पास जो इंफॉर्मेशन हो रहा है वो पुलिस सिस्टम से होकर के आ रहा है,
पुलिस सिस्टम से आ रहा है तो पूरा वो इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस का सिस्टम, वो तो सोर्स ऑफ ओरिजिन है नहीं, वो तो पहले इन्वेस्टिगेट हो रहा है, चार्जशीट हो रहा है, तब आपके पास आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये उस लेवल पे भी आपका एआई को यूज करके अपने लाइक्स और डिसलाइक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से केसेस का फ्रेमिंग और उसको आगे भेजने की वजह से जो उसके तथ्य जो होने चाहिए सही मायनों में आप तक वो पहुंचे ही ना, तो उस ग्राउंड लेवल पे, उस बेसिक लेवल पे ही वो कहीं ना कहीं कर्टेल डाउन हो जाए, फिल्टर डाउन हो जाए एआई टेक्नोलॉजी। क्योंकि एआई टेक्नोलॉजी सिर्फ जस्ट तो यूज करेगा नहीं, एआई टेक्नोलॉजी इन जनरल हैज एथिकल कंसिडरेशंस, बायसनेस इन्वॉल्वड इन इट, समझ रहे हैं? तो वो एक रीजन हो सकता है। ठीक है, तो डेटा प्रिवेसी, एथिकल कंसिडरेशंस, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, अब टेक्नोलॉजी, ये चौथा थीम है। ठीक है, टेक्नोलॉजी का कैसे आप यूज कर सकते हो, तो ये कुछ सवाल देख लेते हैं हम लोग। डिस्कस द की चैलेंजेस इंडिया इज फेसिंग इन टर्म्स ऑफ डिजिटाइजेशन ऑफ जुडिशियरी। समझ में आ रहा है, मतलब कहानी समझ में आ रही है? ये एक इंपॉर्टेंट थीम है, मतलब इसलिए मैं करवा दे रहा हूँ, एक सवाल इससे आएगा ही, तो उसको दिमाग में रखिएगा। ठीक है, तो सवाल और क्या हो सकता है? टेक्नोलॉजी कैन बी अ गेम चेंजर बट इट इज नॉट अ पनीसिया। ये सवाल हो सकता है, इट इज नॉट अ पनीसिया फॉर द इल्स प्लेगिंग द कोर्ट। तो टेक्नोलॉजी आपका फैसिलिटेट कर सकता है, बट आपके स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए आपको स्ट्रक्चरल इश्यूज को एड्रेस करना है, और आपको पता है स्ट्रक्चरल इश्यूज क्या क्या है। ठीक है, तो इस तरीके से जैसे देखिए, पायलट प्रोजेक्ट्स टू इंटीग्रेट पुलिस स्टेशन एंड कोर्ट, पायलट प्रोजेक्ट्स जो पुलिस स्टेशन और कोर्ट्स को इंटीग्रेट कर रहा है। अभी क्या क्या, जैसे देखिए द इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ICJS, ये एक है, एक इनिशिएटिव है कोर्ट की ई कमिटी का, जो कि लाइव एक्सचेंज ऑफ डेटा पॉसिबल है बिटवीन ऑल क्रिमिनल कोर्ट्स एंड पुलिस स्टेशन। लाइव एक्सचेंज मतलब जब चाहिए उसको लाइव एक्सचेंज कर सकता है। तो इस टेक्नोलॉजी का यूज करके इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, तो एक तरीके से क्या होता है, एक पायलट प्रोजेक्ट है जो कि तेलंगाना के वारंगल डिस्ट्रिक्ट में इंटीग्रेट कर दिया है क्रिमिनल जस्टिस, कोर्ट और पुलिस स्टेशन को मिला दिया। तो ये क्या है, डिजिटल इंडिया और ई गवर्नेंस दोनों का एक मैकेनिज्म क्रिएट कर दिया। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लिख सकते हैं, है ना, काम कर लीजिए, इंटीग्रेशन हो रहा है कैसे। ठीक है, ट्रैकिंग कोर्ट प्रोसीडिंग्स भी अब आसान हो गया है। ई कोर्ट प्रोजेक्ट, अभी एक नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड भी बन गया है, जहां पे पूरा रिपोजिटरी ऑफ मोर देन 100 मिलियन केसेस है आपके पास, मोर देन 100 मिलियन केसेस है। ठीक है, ई समन्स भेज सकते हैं आप, SMS अलर्ट भेज सकते हैं, ई फाइलिंग कर सकते हैं, ये सारी चीजें। देखिए ई फाइलिंग स्टार्ट भी हो गया राजस्थान में, अभी एक ई दाखिल पोर्टल करके लॉन्च हुआ है। ई दाखिल फाइलिंग करने का एक ई गवर्नेंस का मैकेनिज्म, दाखिल मतलब टू इंटर, फाइल करना, ई दाखिल पोर्टल। ठीक है, इन राजस्थान। तो ये सब आप एग्जाम्पल देंगे, ई दाखिल और नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड के बारे में बताएंगे कि कैसे क्या कर रहा है। इस ई प्रोजेक्ट की वजह से डिस्ट्रिक्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को क्या किया जा रहा है, कंप्यूटराइज किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? क्योंकि 86% ऑफ द पेंडिंग मैटर्स आपका यहीं पर है। बात समझ में आ रहा है? ई कोर्ट का प्रोजेक्ट क्या है, डिजिटाइजेशन। अभी फेज 2 कंप्लीट हुआ और ये फेज 3 चल रहा है अभी, और एक तरीके से इस फेज 3 में क्या करने की कोशिश हो रही है, डिजिटल और पेपरलेस कोर्ट्स को बनाने की कोशिश की जा रही है, और AI और आपका OCR का इस्तेमाल किया जा रहा है इसको। ठीक है, एक इकोसिस्टम बनाने की कोशिश की जा रही है, एक यूनिफॉर्मिटी और स्टैंडर्डाइजेशन लाने की कोशिश की जा रही है, सीमलेस एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन करने की कोशिश की जा रही है थ्रू दिस ICJS। 360 डिग्री प्रोफाइलिंग किया जा रहा है, ठीक है, ऑफ ईच पर्सन, ताकि उसका जितना भी इंटरेक्शन हो रहा है गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ, उसका यूनिफाइड डेटाबेस बनाया जा सके। देखो इसका डेटा प्राइवेसी भी का भी इम्पैक्ट है, मतलब एक डेटा आप जो भी अपना फॉर्म फिलअप कर रहे हैं कहीं पे जाकर के, आपके अगेंस्ट कहीं पे भी FIR हुआ है, चालान हुआ है, कहीं पर भी किसी पुलिस ने कभी भी किसी वक्त किया है, तो पूरा डेटा एक डेटाबेस में जा रहा है और उसको इंटीग्रेट कर दिया जा रहा है। एक इंटर ऑपरेबल डिजिटल पब्लिक गुड या एक इकोसिस्टम क्रिएट किया जा रहा है। अभी तक क्या था, आइसोलेटेड था। एक आईफोन, आपने आईफोन को आईपैड से कनेक्ट कर दिया, आईपैड को अपने मैकबुक से कनेक्ट करके आपने एक इकोसिस्टम क्रिएट कर दिया। तो वही हो रहा है, व्हिच इज द क्लिक ऑफ द बटन एवरी डेटा अबाउट यू इज गोइंग टू बी आउट, लाइव एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन भी हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं चैलेंजेस क्या है, उससे इनइक्वालिटीज बिकॉज ऑफ द बायसनेस, ठीक है, वो बढ़ेगा। हाउसिंग ऑफ डेटा जो है वो होम मिनिस्ट्री के पास है, होम मिनिस्ट्री के पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, जबकि आपका
प्रिजन स्टेट में आता है, पुलिस स्टेट में आता है, तो फेडरलिज्म का प्रॉब्लम आ रहा है कि नहीं, होगा कि नहीं? डेटा सब होम मिनिस्ट्री के पास आएगा, तो एक चीज है, इसकी वजह से डेटा प्रिवेसी इश्यूज आ रहा है। और पुट्टू स्वामी वाला, जहां आपको डेटा वेटा कुछ भी दिखे, ये पुट्टू स्वामी को वहां पे, तो फेडरलिज्म का प्रॉब्लम आ रहा है कि नहीं, होगा कि नहीं? डेटा सब होम मिनिस्ट्री के पास आएगा, तो एक चीज है, इसकी वजह से डेटा प्रिवेसी इश्यूज आ रहा है। और पुट्टू स्वामी वाला, जहां आपको डेटा वेटा कुछ भी दिखे, ये पुट्टू स्वामी को वहां पे डाल देने का है। पुट्टू स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, राइट टू प्रिवेसी, ठीक है, डेटा, ठीक है। और टारगेटेड सर्विलांस होने का खतरा है, ठीक है, तो ये हो गया, हैकिंग का खतरा है, लॉयर्स को नहीं पता है टेक्नोलॉजी के बारे में, वही सारा पॉइंट है, ठीक है। देखिए ऐसे इंडियन जस्टिस रिपोर्ट, ठीक है, 2020, वो क्या बोलता है, वैकेंसी बहुत ज्यादा हाई कोर्ट में 38%। तो ये सब डेटा है, कुछ कुछ आप देख लीजिएगा, आपको आइडिया क्लियर हो गया कि कैसे फंक्शन कर रहा है जुडिशरी का, वो इंपॉर्टेंट चीज है। अब एक हम लोग आते हैं, आई विल बी टेकिंग द क्लास टिल 7 टुडे, आई हैव टू लीव फॉर सम रीजन, पर्सनल रीजन, पर मैं ये खत्म करवा करके आपको करवा देता हूँ। तो ये ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज का एक बार देख लेते हैं, एक इंपॉर्टेंट थीम है जो बन रहा है। अब क्यों चाहिए ऑल इंडिया जुडिशियरी सिस्टम? देखिए सवाल क्या है, द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ AIGS इज अ पॉजिटिव स्टेप बट फेसेस मेनी कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल हर्डल्स। ये इंपॉर्टेंट है, इस साल आ सकता है, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज पे सवाल आ सकता है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो दूसरा सवाल है कि आपका क्या बन रहा है, द क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज अपीयर to be an urgent necessity given the growing backlog of court cases. In this context, discuss the advantages and issues with the implementation of All India Judicial Services. क्या क्या इसका खतरा है, ठीक है। देखो तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि इसको प्रपोज किया गया था वे बैक इन 1958, वे बैक इन 1958, और इसको प्रपोज किया था 14th रिपोर्ट ऑफ लॉ कमीशन। ये लास्ट टॉपिक है, इसको अच्छे से कर लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, आ जाएगा, 250 वर्ड का आ सकता है, 250 वर्ड, ठीक है। और इन्होंने क्या किया था, तो एक तो पहला ये चीज है, पहला पॉइंट आपके पास ये रहेगा कि 14th रिपोर्ट ऑफ लॉ कमीशन ने किया था। फिर 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट किया गया था, जिसके अंदर आर्टिकल 312, तो राज्यसभा के बारे में पता है ना, दो आर्टिकल, कौन कौन सा, 249 और 312, जो राज्यसभा को एम्पावर करता है ऑल इंडिया सर्विसेज को करने का, है ना। और पार्लियामेंट को बोल सकता है स्टेट के बारे में कानून बनाने के लिए, अगर 2 से ज्यादा स्टेट उसको रीच आउट करता है। पढ़े नहीं यार, पॉलिटी में पढ़ना है, ये सब लग नहीं रहा है दोस्त, ठीक है। तो ये जो अमेंडमेंट लाया गया था वो यही लाया गया था 312, ठीक है, एम्पायर, ताकि वो ऑल इंडिया सर्विसेज को क्रिएट किया जा सके, ठीक है। Omnif your writing means raise again, ठीक, ओके, देख लो ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लो, आ जाएगा एग्जामिनेशन में, बता रहा हूं। तो ये हो गया, 312 के तहत राज्यसभा जो है वो कर सकता है, तो इसका मतलब अब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करने की इसके लिए जरूरत नहीं है। और ये इंपॉर्टेंट आपका केस है, ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, उसको स्टार मार्क कीजिए, कहीं लिख लीजिए, ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन। और तो सबसे पहला 14th लॉ कमीशन 1958, ठीक है। दूसरा 1976 में अमेंडमेंट किया गया, उसमें ऑल इंडिया सर्विसेज को क्रिएट करने का राज्यसभा के पावर को लाया गया। और तीसरा यहाँ पे लिखिए, ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, also endorsed that AIGS should be created. All India Judicial Services should be created, ठीक है, should be created. अब मैंने आपको पहले ही बताया कि जजेस टू पॉपुलेशन रेशियो जो है इंडिया में काफी कम है, अभी 20 जज पहुंचा है, पर यूके में देखो और यूएस में देखो, यूएस में 107 पर मिलियन है, यूके में 51 जजेस हैं पर मिलियन, इंडिया में देखो आपका 10.5 जजेस तब था, और रिकमेंडेड है कि कम से कम 50 होना चाहिए। किसने रिकमेंड किया? लॉ कमीशन। लॉ कमीशन रिपोर्ट एक 1987 में आया था, ये सब डेटा आप देंगे, ठीक है। इसने रिकमेंड किया था कि कम से कम 50 जजेस होने चाहिए पर मिलियन, पर इंडिया में उस वक्त 10.5 जजेस था, अभी इंडिया में 20 जजेस हैं, पर अभी भी वो काफी कम है। तो इसको फिल इन करने के लिए, इस गैप को फिल इन करने के लिए सबसे पहला पॉइंट है कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज हमें चाहिए।
दूसरा, मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। एक तरफ तो हम कहते हैं कि भाई कोलिजियम सिस्टम है, चलो हायर कोर्ट और लोअर सब चीजें समझ में आती है, बट एक एग्जामिनेशन अगर होगा आईएएस की तर्ज में ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज के थ्रू, तो कम से कम जितने भी मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ द पीपल है, दे आर गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ द सिस्टम ऑल्सो। तो एक तरीके से दे आर गोइंग टू बी, उनका जो रिप्रेजेंटेशन वो हो जाएगा। टैलेंट पूल, बिकॉज दे आर गोइंग टू कम थ्रू प्रॉपर एग्जामिनेशन और एक बॉटम्स अप अप्रोच होगा। दीज आर द 4-5 पॉइंट दैट यू कैन गिव कि भैया जो भी लोअर जुडिशरी में जो भी है करप्शन और नेपोटिज्म लोअर जुडिशरी में, वो उसको एड्रेस कर देगा और क्वालिटी ऑफ जस्टिस डिस्पेंसेशन को इंप्रूव करेगा। ठीक है, पर क्या क्या चैलेंजेस हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क करके इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। पर इसके बनने में क्या क्या दिक्कत है, बनने में क्या क्या दिक्कत है, तो देखते हैं हम लोग 233 वर्सेस 312 का एक डाइकोटमी एग्जिस्ट करता है। क्या है ये 233? ये जो 233 ये बोलता है कि ये सबऑर्डिनेट जुडिशियरी में जो भी अपॉइंटमेंट है ना, वो स्टेट की जिम्मेदारी है और ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज किसके अंदर आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो यूपीएससी आपका आईएएस का एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है ना। 233 आपका ये कह रहा है कि ये प्रेरोगेटिव है स्टेट का, इसीलिए बहुत सारे स्टेट्स और हाईकोर्ट ने इसका ऑपोजिशन किया है, इसको बोला है भाई अगर आप ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज लाओगे देन इट इज डायरेक्टली इन कॉन्फ्लिक्ट विद व्हाट 233 स्टेट्स। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये है। ठीक है, तो ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो आप लिखेंगे अपने पॉइंट में। ठीक है, लैंग्वेज बैरियर, बहुत लोगों का कहना है भैया कि ये अगर एग्जाम ऐसा होता है तो फिर हम लोग जो नॉर्थ वाले लोग हैं वो साउथ में जाकर के, ये बहुत अनरीजनेबल है। तो आईएएस में भी ये वाला प्रॉब्लम है, बंदा जाकर के सीख जाता है, नॉर्थ का बंदा जाएगा साउथ में तेलुगु जबान भी सीख सकता है, कन्नड़ भी सीख सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये भी एक है लैंग्वेज बैरियर। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशन। ठीक है, क्लॉज 3 ऑफ आर्टिकल 312 एक रिस्ट्रिक्शन डालता है कि दैट AIJS शैल नॉट इंक्लूड अ पोस्ट इंफीरियर टू दैट ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट जज। डिस्ट्रिक्ट जज के नीचे का कोई पोजीशन नहीं होना चाहिए। तो एक तरीके से ये रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। तो अगर ये रिस्ट्रिक्ट कर रहा है तो फर्दर लोअर जुडिशरी के मैटर, मतलब इसके अपॉइंटमेंट अगर आप होंगे तो आप डिस्ट्रिक्ट जज में अपॉइंट होंगे, उसके नीचे के लिए आप ये एग्जाम नहीं दे सकते। तो अगेन वो प्रॉब्लमैटिक सिनेरियो है जो चैलेंज कर रहा है। बात समझ में आ रही है? डिस्ट्रिक्ट जज के नीचे के लिए AIJS नहीं होना चाहिए, ऐसा कौन कहता है? क्लॉज 3 ऑफ 312। और लास्ट पॉइंट है डायल्यूशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ हाई कोर्ट। अभी क्या है, अगर AIJS क्रिएट हो जाएगा तो जो हाई कोर्ट का कंट्रोल है सबऑर्डिनेट जुडिशियरी पे, वो इम्पैक्ट हो जाएगा, जुडिशियरी का इंडिपेंडेंस इंपैक्ट हो जाएगा, क्योंकि फिर वो डायरेक्टली एग्जीक्यूटिव के कंट्रोल में भी आ जाएगा। AIJS कौन करेगा एग्जाम? जैसे यूपीएससी करता है वैसे यूपीएससी एक तरीके से ऑटोनोमस है, अग्रीड, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि फ्री फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस है। और सबसे ज्यादा मैटर पेंडिंग कहाँ है? सबऑर्डिनेट जुडिशियरी में पेंडिंग है। और सबसे ज्यादा मैटर जो भी होता है फर्स्ट पॉइंट ऑफ विथ रिगार्ड्स टू क्रिमिनल मैटर्स आपका लोअर जुडिशियरी ही है। वहां पर अगर इंटरफेरेंस होने लगेगा, फेवरेटिज्म होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हाई कोर्ट का जो इसका कंट्रोल है वो दैट इज गोइंग टू बी। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं और कल हम लोग फिर उस पर ऐड ऑन करते हैं और करते हैं चीजों को। ठीक है, थैंक यू सर।